हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेकुलेटर्स किस तरह डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हुए, ऑप्शंस या फ्यूचर का इस्तेमाल करते हुए हेजिंग करते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंपल में एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज देयर आर ए स्पेकुलेटर हु थिंक्स दैट द GBP अगेंस्ट द USD स्ट्रेंथन्स। ठीक है, यानी कि GBP जो है वो उसकी वैल्यू जो है USD के वैल्यू के अगेंस्ट बढ़ने वाली है। ठीक है, यानी कि GBP जो है वो बढ़ने वाला है USD के अगेंस्ट। तो उसका मतलब कि पर GBP जो है वो पर GBP महंगा मिलेगा अगर आप USB से ख़रीदने जाओ। ठीक है, USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट 2 मंथ। सो अब एक बंदा है स्पेकुलेटर बेसिकली। ठीक है, तो वो उसको लगता है कि जो पाउंड्स हैं, ब्रिटिश पाउंड्स हैं, वो उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है, यानी कि पर पाउंड महंगा मिलने वाला है अगर मैं उनको डॉलर से ख़रीदूँ। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू बाय 2,50,000 GBP। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं 2,50,000 पाउंड्स खरीद लेता हूँ। ठीक है, द करेंसी एक्सचेंज रेट इज़ GBP USD 1.470। ठीक है, अब ये कुछ रेट चल रहा है। ठीक है, जिस वक्त इसने ख़रीदने का डिसीजन किया उस वक्त ये रेट चल रहा है। ठीक है, अब पहले ही हमारे यहाँ पर जो पहला केस है, यहाँ पर हम फ्यूचर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और हम कहेंगे कि इसने ऐसे ही परचेज़ कर लिया बगैर किसी डेरिवेटिव के। ठीक है, तो व्हाट इफ़ वी डू नॉट बाय फ्यूचर्स एंड प्राइस मूव टू, पहला अगर 1.6 पे चली जाए। ठीक है, यानी कि 1.6 डॉलर का पर पाउंड हो जाए, यानी कि एक पाउंड 1.6 डॉलर का मिले, या और अगर प्राइस जो है मूव कर जाए 1.5 पे, यानी कि 1.5 डॉलर का एक पाउंड मिले। ठीक है, सो अब पहले तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेंगे ताकि इसको कैलकुलेट कर सकें। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, अब पहले उसने क्या बोला है कि उसने जो है वो डायरेक्ट क्या ख़रीद लिया, पाउंड्स खरीद लिए। ठीक है, अब करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही थी पाउंड की, 1.5470। ठीक है, यानी कि 1.5470 डॉलर का एक पाउंड मिल रहा था। ठीक है, तो यानी कि उसको पाउंड्स कितने के पड़े, अगर वो बगैर फ्यूचर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट पाउंड्स खरीदता है, सो 250 पाउंड्स, 2,50,000 पाउंड्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.5470 से। ठीक है, तो यानी कि उसको 3,86,750 डॉलर्स के 2,50,000 पाउंड्स उसने ख़रीदे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो है वो कॉस्ट देनी पड़ रही है। ठीक है, यानी कि आपको पैसे पहले इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, डॉलर्स देने पड़ रहे हैं, तब जाके आप जो है वो पाउंड्स को अक्वायर कर रहे हो। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप ये समझें। अब लेट सपोज कि प्राइस जो है वो मूव कर जाती है कितने, कहाँ पे, 1.6 डॉलर्स पे। ठीक है, सो 1.600 डॉलर्स, 600, ठीक है, 6,000 डॉलर्स को माइनस कर दें जो आपने जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था। ठीक है, पाउंड, दैट इज़ 4,5470। तो ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट जब आप इसको 2,50,000 पाउंड से मल्टीप्लाई करोगे। ये गलत हो गया, 0.053। ठीक है, ये हमने जब 1.6 को माइनस कर दिया 1.5470 से, तब हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, सो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जितने के हमने पाउंड्स खरीदे। ठीक है, जितने हमने पाउंड्स खरीदे दैट इज़ 2,50,000 पाउंड्स। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो ओवरऑल 13,250 रुपीज़ का हुआ। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल प्राइस जो है हमारे फेवर में नहीं जाती है तो कितने का लॉस हो सकता है। हमने देखा कि हमारा 13,000 कुछ समथिंग का प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है, और अब हम देखेंगे हमारा लॉस कितना बन रहा है अगर हमारी प्राइस जो है वो
हमारी फेवर में मूव नहीं करती है। तो 1.5 कहाँ पे मूव कर जाती है, 1.5,000 पे, ठीक है। उसको हम माइनस कर देंगे 1.5470 जितने का आपने जो है वो करेंसी खरीदी थी, ठीक है। मतलब जिस डॉलर से जिस डॉलर अमाउंट से आपने जो है पाउंड्स खरीदे थे, और यहाँ पे हम पर डॉलर पर पाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2,50,000 पाउंड से, तो आपको पता चल जाएगा आपका लॉस कितने का आया। तो आपका लॉस जो है वो 11,758, ठीक है। 11,750 लॉस था आपका, और कुछ 13,750 आई गैस प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया बगैर फ्यूचर का इस्तेमाल किए हुए हमारी फॉरेक्स की ट्रेडिंग, ठीक है। अब हम करेंगे फ्यूचर का इस्तेमाल करते हुए फॉरेक्स की ट्रेडिंग। अब बेसिकली जब भी हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं तो हम फ्यूचर्स बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड में ख़रीदते हैं जहाँ पे क्लियरिंग हाउस होता है, तो वहाँ पर फ्यूचर जो है हमें जो है वहाँ पे फ्यूचर को एक्वायर करने के लिए एक इनिशियल मार्जिन जमा कराना पड़ता है अपने ब्रोकर के साथ, ठीक है। अब उस मार्जिन में क्या होता है कि जब भी आप जो है वहाँ पे डेली सेटलमेंट्स हो रही होती हैं, ठीक है। ये मैं चैप्टर 2 में इसे अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। डेली सेटलमेंट्स का से मुराद कि अगर आप की जो पोजीशन है लॉन्ग, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है और अगर आपकी पोजीशन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, तो उसका मतलब कि आपके जो मार्जिन अकाउंट में पैसे एडअप हो जाएंगे। इसी तरह ही किसी बंदे ने अगर शॉर्ट पोजीशन ली हुई है और उसकी जो और उसकी फेवर में अगर प्राइसेस मूव नहीं करती हैं, तो उसकी मार्जिन से पैसे रिड्यूस हो जाएंगे और वो चले जाएंगे आपके मार्जिन में, ठीक है। और इसी तरह ही अगर प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो आपके मार्जिन से पैसे निकल जाएंगे और उस शॉर्ट पोजीशन वाले बंदे के मार्जिन में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फ्यूचर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब देखो, फ्यूचर को एक्वायर करने के लिए मार्जिन देना पड़ता है और मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और ये आपके खुद के पैसे होते हैं जो आप जो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए जमा कराते हो ब्रोकर के साथ। तो यहाँ पर मार्जिन उस बंदे ने जो है फ्यूचर को एक्वायर करने के लिए समझे 2,000, क्योंकि मार्जिन कम होता है, समझे 20,000 उसने मार्जिन भर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस सिनेरियो में प्रॉफिट और लॉस किस तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर की जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 1.5410, ठीक है। यानी कि अब हम करंट प्राइस नहीं लेंगे बल्कि ये स्ट्राइक प्राइस लेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल प्राइसेस जो है इसकी फेवर में मूव कर जाती हैं, यानी कि 1.6 GBP जो है वो स्ट्रेंथन कर जाता है अगेंस्ट डॉलर, यानी कि डॉलर पर जो है वो पर पाउंड जो है क्या महंगा हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपको ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं पर पाउंड को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस हैं वो 1.6,000 पे मूव कर गई है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे जो हमने स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस जो है फ्यूचर की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको माइनस कर देंगे इससे, वो है हमारे पास 1.5410, ठीक है। यानी कि ये वो प्राइस है जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें $1,600 नहीं देने पड़ेंगे पर पाउंड को एक्वायर करने के लिए, बल्कि पर पाउंड को एक्वायर करने के लिए हमें $1.5410 देने पड़ेंगे, ठीक है। जबकि असली में जो स्पॉट प्राइस है, यानी कि जो मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस होगी वो $1,600 होगी पर पाउंड के लिए, लेकिन हम जो है $1.5410 देंगे क्योंकि हमारे पास फ्यूचर है और हम फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2,50,000 पाउंड से, तो यहाँ पर हमारे पास 14,750 का प्रॉफिट आ गया। अब याद करें जब हमने फ्यूचर इस्तेमाल नहीं किया था तब हमारे पास प्रॉफिट जो था वो 13,750 था, लेकिन अब यहाँ पर चूँकि हमने फ्यूचर इस्तेमाल किया और उसकी जो स्ट्राइक प्राइस से हमने बेनिफिट उठाया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो पिछले से ज़्यादा आया। अगर हम फ्यूचर्स का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता, 13,000 पे हो जाता, 1,000 रुपीज़ से कम हो जाता, ठीक है। अब अगर लॉस हो जाए तो इसकी सूरत में क्या होगा, ठीक है। अब 1.5,000 पे प्राइसेस मूव कर जाती हैं जो कि हमारी फेवर में नहीं है या इस बंदे की फेवर में नहीं है, और हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 1.5410,
ठीक है। अब याद रखें फ्यूचर्स को, मतलब फ्यूचर्स में एक ये बुराई होती है कि उसमें जो है दोनों पार्टी ऑब्लिगेटेड होती है, यानी कि ट्रांजैक्शन हर सूरत में होगी ही होगी। अगर आप किसी चीज़ का फ्यूचर खरीदते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने बोल दिया कि भाई नहीं, मुझे बस नहीं चाहिए, अपनी पोजीशन, मेरी पोजीशन जो है वो हटा दो, गायब कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। या मैं ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा या मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि आप भी ऑब्लिगेटेड हो और सामने वाला बंदा भी ऑब्लिगेटेड है। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। ऑप्शंस में जो है वो परचेज करने वाले बंदे के पास राइट होता है, और जो सेल कर रहा होता है ऑप्शंस, वो ऑब्लिगेटेड होता है, ठीक है। यानी कि वह फिर उस बंदे की मर्जी कि उसको वो उस ऑप्शन को वो एक्सरसाइज कराए या ज़ाया होने दे, ठीक है। तो इस सूरत में हम देखेंगे कि हमारा लॉस कितना आ रहा है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2,50,000 पाउंड से, तो ये आ गया हमारा -10,250, ठीक है। अब हमने जब पिछले उसमें देखा था, जब हमने फ्यूचर्स का इस्तेमाल नहीं किया था केस 1 में, तो यहाँ पे हमारा लॉस भी ज़्यादा आ रहा था। लेकिन फ्यूचर का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमने स्ट्राइक प्राइस से फ़ायदा उठाया और हम करंट प्राइस पे हमने ना गए, तो जिससे क्या हुआ कि हमारा जो है वो लॉस भी जो है कम हो गया, मिनिमाइज़ हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो गया और लॉस जो है वो मिनिमाइज़ हो गया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल स्ट्राइक प्राइस भी, यहाँ पे जो ये समझने वाली बात है, ठीक है, गौर से समझना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है वो 5,410 है। अगर स्ट्राइक प्राइस 5,470 होती तो फिर तो मतलब वही प्रॉफिट और लॉस होना था। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आप जो है वो केस 1 में अगर आप पोजीशन लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, तो आपको जो है पूरे 3 लाख जो है, हमने अभी कैलकुलेशन की थी, पूरे 3 लाख ना समथिंग आपने जो है पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन फ्यूचर्स में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 20,000। तो इस तरह क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड लेते हो तो आपको जो है वो लेवरेज मिल जाता है, ठीक है। यानी कि आप 20,000 से आप 20,000 फ्यूचर से, मतलब 20,000 इनिशियल जो मार्जिन आप जमा कराओगे, उससे आपको 14,000 तक का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। जबकि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ना लें और फॉरेक्स में ट्रेड ले लें, तो क्या होगा कि आपको 3 लाख पे 13,000 का प्रॉफिट होगा। अब आप मुझे बताएं 20,000 पे 14,000 का प्रॉफिट बेटर है या 3 लाख पे 13,000 का प्रॉफिट बेटर है, ठीक है। सो ऑब्वियसली 20,000 पे 14,000 का प्रॉफिट इज बेटर, ठीक है। So that is why speculators use futures to make profit. That's how speculators use futures to make profit. ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्पेकुलेटर जो है वो ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए किस तरह लेवरेज हासिल कर सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, ठीक है। सो सपोज देयर इज अ स्टॉक विच a speculator thinks will go up. So there are two ways to make a profit on it. Let's say stock is currently trading at 20 rupees, यानी कि एक स्टॉक जो है वो 20 रुपीज़ पे करंटली ट्रेड हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर अभी वो स्टॉक खरीदने चाहता है तो उसको वो 20 रुपीज़ का पड़ेगा एक स्टॉक। द कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज 22 रुपीज़, ठीक है। अब देखें करंट प्राइस जो है मार्केट में चली वो 20 रुपीज़ है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस जो है वो 22 रुपीज़ है, और हमारे जो स्पेकुलेटर है उसको क्या लगता है कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, ठीक है, विल गो अप। वाइल द कॉल ऑप्शन प्रीमियम चार्जेस 1 रुपीज़, यानी कि अगर कॉल ऑप्शन में एंटर करते हैं तो 1 रुपीज़ प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है, पर स्टॉक। स्पेकुलेटर हैव 2,000, स्पेकुलेटर के पास जो है वो 2,000 रुपये है, ठीक है, रुपीज़ टू इन्वेस्ट, एंड ही इज़ विलिंग टू बाय 100 स्टॉक्स, और वो जो है वो 100 स्टॉक्स खरीदने जा रहा है, ठीक है। या उसके पास जो है वो 2,000 जो है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब 2,000 में वो कुछ भी करे, ठीक है, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट करनी 2,000 की है, 2,000 में कितने भी शेयर्स आए, ठीक है। लेकिन अगर हम 2,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 20 से, क्योंकि एक शेयर जो है वो 20 रुपीज़ का, तो हमारे पास ऑब्वियसली 100 शेयर्स ही आएंगे, ठीक है, यानी कि 100 स्टॉक्स ही आएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें उस इन्वेस्टर के पास जो है वो 2,000 रुपये हैं, ठीक है। अब वो जो है वो ख़रीदेगा 20 रुपये का एक शेयर, क्योंकि हमारे पास केस 1 है। केस 1 में लिखा है कि व्हाट इफ़ द इन्वेस्टर बाइज स्टॉक
not call option, the spot price move to 27 and what if it moves to 18, ठीक है, 18 पर शेयर या 27 पर शेयर, ठीक है। तो हमारे पहला केस में हम जो है वो कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम डायरेक्टली स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। तो जिस तरह हमने फ्यूचर में किया था कि हमने बगैर फ्यूचर का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टमेंट की थी और फ्यूचर के साथ ट्रेड ली थी, तो हम जो है वो हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना नुकसान हुआ वो हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। अब इस कॉल ऑप्शन के साथ भी हम इस तरह ही करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर इन्वेस्टर के पास 2000 रुपये हैं और वो 20 रुपये का एक शेयर ख़रीदता है तो उसको डिवाइड कर दो 20 से, तो आपको पता चलेगा कि उसने कितने शेयर्स परचेज़ किए। सो ही परचेज 100 शेयर्स एंड पर शेयर प्राइस इज़ 20 रुपीज़। अब लेट्स सपोज दैट द प्राइस मूव्स टू 27 पर शेयर, ठीक है, 27 की हो जाती है, तो इस सूरत में उसको कितना प्रॉफिट होगा आइए देखते हैं, ठीक है। सो 20 रुपीज़ का उसने ख़रीदा था, सॉरी प्राइस हो गई 27 रुपीज़, और एक पर शेयर की बात करो उसने 20 रुपीज़ का एक शेयर ख़रीदा था, यानी कि उस 7 रुपये से एक शेयर जो है उस पर कैपिटल गेन हो गया, यानी कि उसकी प्राइस जो है 7 रुपये से बढ़ गई। तो इसी तरह उसके पास 100 शेयर्स थे, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यानी कि उसका जो टोटल प्रॉफिट आया वो आया 700 रुपये का। अगर वो 27 पे जब प्राइस हो जाती है और फिर वो मार्केट में बेचने जाता है तो उसको 700 रुपये की प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब इसी के साथ ही अगर फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो उसकी फेवर में मूव नहीं करती और नीचे चले जाती है, गिर जाती है, 20 से 18 पे आ जाती है, तो कितना नुकसान हुआ उसको, जब 18 को माइनस करेंगे 20 से तो आ गया -2, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सो दैट इज़ -200 का उसे लॉस हो गया, ठीक है। अब हम इसी में ही जो है वो सिनेरियो 2 पे आ जाते हैं। अब सिनेरियो केस 2 पे लिखा हुआ है what if the investor buys call option and prices move to 27 and what if it moves to 8। अब इस सूरत में हम जो है वो कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में एक्वायर करने के लिए आपको इनिशियली $1 प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसने कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कितने के ख़रीदे, वो है 2000 के ख़रीदे, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट को इंटर करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक कॉल ऑप्शन को ख़रीदने के लिए उसको $1 देने पड़े, ठीक है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो स्ट्राइक प्राइस लिखी हुई है इन फ्यूचर में इन फ्यूचर की जो है स्ट्राइक प्राइस लिखी हुई है वो कुछ $22 है, ठीक है। यानी कि जब अगर वो इन फ्यूचर में अपना ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कराता है तो उसको 22 रुपये में एक शेयर पड़ेगा, ठीक है, कॉल ऑप्शन के साथ। मगर अगर वो ऐसे ही करा, अगर फॉर एग्जांपल अगर उसको लॉस हो जाता है तो उसकी मर्ज़ी है, या उसकी प्राइस जो उसके फेवर में नहीं जाती है, सो इट इज़ टोटली हिज चॉइस, सो वेदर ही मे और मे नॉट एक्सरसाइज हिज कॉल ऑप्शन, ठीक है। सो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि $1 प्रीमियम बनना पड़ा और वो जो है 2000 इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की 2000 की, ठीक है, और उसने कुछ 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स ख़रीदे, क्योंकि पर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है या उस पर जो प्रीमियम भरना पड़ रहा है वो $1 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर प्राइस जो है वो मूव कर जाती है $27 पे, ठीक है, तो यानी कि वो $27 वाले शेयर को एक्वायर करने के लिए उसको सिर्फ 22 रुपये देने, मतलब $22 देने पड़ेंगे, ठीक है। सो 27 पे जो है प्राइस मूव कर गई हमारी, और 27 वाले और स्टॉक को एक्वायर करने के लिए उसको सिर्फ $22 देने पड़े, तो यानी कि कितने का फ़ायदा हुआ, 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसके पास थे कुछ 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कितने का फ़ायदा हुआ 10,000 का, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कहाँ पे 700 और कहाँ पे 10,000, ठीक है। अब यही चीज़ हम देखते हैं कि अगर क्या हुआ, अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, अगर लॉस हो जाता है यानी कि प्राइस जो है वो 18 पे मूव कर जाती है तो कितने का लॉस होगा, तो सिर्फ 2000 का लॉस होगा, क्योंकि वो फिर एक्सरसाइज ही नहीं कराएगा, क्योंकि वो पागल तो नहीं है ना, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज कराएगा तो उसको जो है कितने का नुकसान होगा, अगर वो एक्सरसाइज कराता है तो 18 का शेयर हो जाता है, ठीक है, 22 रुपये उसने दिए, देखिए 18 के शेयर के लिए कोई भी 22 रुपये नहीं देगा, तो जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज
नहीं कराएगा अपने शेयर्स, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल कॉस्ट उसको देनी पड़ी, ठीक है। तो यानी कि पूरे 8,000 का लॉस हो जाएगा। तो 2,000 का लॉस बेटर है ना 8,000 के लॉस से, ठीक है। अब दूसरी बात कि जो 10,000 है ये पूरे के पूरे 10,000 वो अपने घर नहीं ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने जो है वो 2,000 इन्वेस्टमेंट किए थे, यानी कि 2,000 गंवाए थे कॉल ऑप्शन को एक्वायर करने के लिए। अगर आपको याद हो कि उसने पर कॉल ऑप्शन $1 की प्रीमियम बढ़ी थी, ठीक है। तो माइनस कर देंगे इसको 10,000 को 2,000 से, ठीक है। तो 8,000 वो अपने घर ले जा सकता है, ठीक है। तो 8,000 का उसको टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जब उसने कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो स्पेकुलेटर्स कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं, लेवरेज हासिल करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस और फीचर्स स्पेकुलेटर्स के लिए सिर्फ इसीलिए ही काबिल इस्तेमाल है कि वो उन पर लेवरेज एक्वायर कर सके, ठीक है। अब लेवरेज अगर आपको नहीं पता किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इस टर्म का इस्तेमाल किया था, और अगर आपको नहीं पता कि लेवरेज किसे कहते हैं और मैं बार इस्तेमाल करता चलूँ तो ये तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ लेवरेज क्या होता है। लेवरेज बेसिकली आपके पास जितने पैसे होते हैं, आप चाह रहे होते हो कि मैं अपने पैसे को कहीं से, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक्स खरीदने हैं, ठीक है, 20 रुपये का स्टॉक पड़ रहा है, आपके पास टोटल है $2,000, ठीक है, या 2,000 रुपये। तो आपने जो है वो सिर्फ 100 स्टॉक्स जो है वो एक्वायर कर सकोगे। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि मैं लेकिन आप यहाँ पर श्योर हो पहले, ठीक है, आप श्योर हो कि आप प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगी, तभी इसी सूरत में ही बंदे जो है वो लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने बैंक से जाके लोन लिया, और वो पूरा का पूरा लोन जो है उससे आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब आपके पास 2,000 नहीं, बल्कि आपके पास जो है, समझे कि आपने बैंक से 8,000 का लोन लिया, तो उसका मतलब कि आपके पास जो है वो उसको मैं कैलकुलेटर खोल के समझा लेता हूँ, इस तरह ज़्यादा आसानी पड़ेगी। देखें, आपके पास 2,000 थे, ठीक है, बैंक से आपने 8,000 का लोन लिया, 2,000 थे, बैंक से आपने 8,000 का लोन लिया, तो आपके पास कितने हो गए 10,000, ठीक है। पर शेयर आप पहले जो है 100 शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, 20 रुपये का एक शेयर था, लेकिन अब आप कितने शेयर्स खरीद पाओगे, अब आप जो है वो लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए 500 शेयर्स खरीद पाओगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्राइसेस जो है वो 20 से 27 पे मूव कर जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लेवरेज का इस्तेमाल नहीं किया होता, बैंक से लोन नहीं लिया होता, इसको बेसिकली लीवर अप करना कहते हैं, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ सके, उस चीज़ को हम कहते हैं लेवरेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो लेवरेज नहीं लिया होता तो आपका प्रॉफिट कितना होता, अगर प्राइसेस जो है वो 27 पे मूव कर जाती तो आपका प्रॉफिट होता, आप सॉरी, क्योंकि आपने 100 शेयर्स लिए हैं तो आपका प्रॉफिट होता 700, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने 1,000 पीस के शेयर्स एक्वायर किए, यानी कि 1,000 पीस के आपको 10,000 पीस के आपको 500 शेयर्स मिले, सॉरी 10,000 पीस के आपको 500 शेयर्स मिले, ठीक है। और क्योंकि आपने 8,000 जो है बैंक से लिया है और आपने पूरे के पूरे पैसे से शेयर्स खरीद लिया, ठीक है, यानी कि आपने बैंक से अपनी इन्वेस्टमेंट को लेवर अप करवाया, यानी कि ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लेवरेज कहते हैं। अब 500 शेयर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 रुपये से, क्योंकि 27 हो गया, 20 - 27 दैट इज़ 7 रुपीज़, तो आपका जो प्रॉफिट 3,500 हो गया, ठीक है। अब कहाँ 700, कहाँ 3,500, ठीक है, ये प्रॉफिट आपने ले लिया, ठीक है। और इसकी के साथ ही जो है आपको आपकी इनिशियल अमाउंट भी मिल गई, जो आपने बेसिकली आपने जो है शेयर्स जो है वो एक्वायर किए थे, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये प्रॉफिट कमाकर जो है वो बैंक को अपना लोन वापसी वो लौटा दिया, ठीक है। ये 3,500 आपकी जेब में गए और 8,000 जो है बैंक को आपने लौटा दिया, क्योंकि आपका जो शेयर जो है वो 27 रुपीज़ का मिला था आपको, ठीक है, जिसमें से 7 रुपये आपके प्रॉफिट और 20 रुपीज़ जो है वो बैंक को चले गए, उसका क्या वापसी करने में, लोन वापसी करने में, ठीक है। और वहाँ से भी आपको जो है पूरे पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि बैंक को जो है आपको सिर्फ 8,000 देने, तो ये 2,000 आपके पास वापसी आ जाएंगे जो आपने
इन्वेस्टेड किए थे, ठीक है। तो यानी कि 5500 आपके हाथ में है। तो बेसिकली ये होता है हमारा लेवरेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी, पहले तो हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। व्हेन द स्पेकुलेटर यूजेस द फ्यूचर ही गेन्स एंड लॉसेस आर अनलिमिटेड, ठीक है। अगर आप फ्यूचर यूज़ करोगे तो आपके गेन और लॉसेस जो है वो अनलिमिटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, कॉल ऑप्शन में हमने देखा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर इनको जो लॉस हो सकता है वो सिर्फ 2000 का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी मर्ज़ी है कि वो उन्हें एक्सरसाइज कराए ना कर, ठीक है, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कराए या ना कराए, यहाँ पर मर्ज़ी है उसकी। व्हेन अ स्पेकुलेटर यूजेस ऑप्शन द गेन इज़ अनलिमिटेड, गेन अनलिमिटेड है क्योंकि प्राइसेस कितनी भी ऊपर जाए वो आराम से उनको जो उनसे प्रॉफिट निकाल सकता है, ठीक है। बट द लॉस इज़ लिमिटेड टू द इनिशियल अमाउंट दैट यू पे टू एक्वायर दी ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे लॉस लिमिटेड हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है, ऑप्शन अपने 2000 के खरीदे, अब आपकी मर्जी है आपने एक्सेस कराए ना कराए, तो आपका यहाँ पे लॉस सिर्फ 2000 का हो सकता है, 2000 से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। पिछले वाले सवाल से मैं ये जो है वो फिगर्स ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लॉस जो है ये आपका अनलिमिटेड हो जाता है क्योंकि प्राइसेस अगर फॉर एग्जांपल पहले तो हमने देखा था कि वो 18 पे मूव कर गई थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 18 से 12 पे मूव कर जाए, 12 से जो है वो 10 पे मूव कर जाए, तो यहाँ पर क्योंकि आप ऑब्लिगेटेड हो, आपको कैसे भी करके ट्रांजेक्शन करनी है, आप भाग नहीं सकते हो, या आपके पास आप जो है आपके पास मतलब कोई तरह की छूट नहीं है, तो यहाँ पे लॉस जो है आपका अनलिमिटेड है और गेन भी आपका जाहिर सी बात है अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पे गेन अनलिमिटेड है और लॉस जो है लिमिटेड है। सो ऑप्शंस आर द बेस्ट। अब हम बात करेंगे आर्बिट्रेजर्स की, ठीक है, आर्बिट्रेजर्स। नाउ सपोज ABC कंपनी स्टॉक इज ट्रेडेड बोथ ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज लंदन स्टॉक एक्सचेंज फॉर $150 एंड फॉर 100 पाउंड्स, ठीक है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वो 100 पाउंड का एक शेयर मिलता है ABC कंपनी का, और वही शेयर जो है वो $150 का मिलता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। लेट्स से द एक्सचेंज रेट आर GBP/USD इज इक्वल टू 1.5300, ठीक है। यानी कि आप जो ये बेसिकली मैंने आप पहले भी बताया था, ये बेसिकली बेस पेयर में ये इसे हम कहते हैं बेस, और इसे हम कहते हैं कोटेड रेट, ठीक है, या कोटेड प्राइस या बेस प्राइस, ठीक है। अब बेस प्राइस वो होती है जिसको हम एक्वायर कर रहे होते हैं कोटेड प्राइस देकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम USD जो है USD जो है वो 1.5300 देकर 1 पाउंड एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। An arbitrager could simultaneously buy 100 share of stock in New York Stock Exchange and sell them in London to get a risk-free profit, ठीक है। अब arbitragers बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं जहाँ पे उनको रिस्क फ्री रिटर्न मिल सके, ठीक है। और वो दो मार्केट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने टाइप्स ऑफ ट्रेडर एक्सप्लेन किए थे, वो दो मार्केट में देख रहे होते हैं, एक मार्केट से खरीद रहे होते हैं और दूसरी मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो उनसे रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा सकें। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम ही नज़र आती हैं, ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं होती, ठीक है, और हमेशा जो है वो फ़ायदे में नहीं जाती, ठीक है, नुकसान भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सिंपल एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। अब एक जो है वो बंदा है जो कि आर्बिट्रेजर है, ठीक है, उसने क्या किया, $150 का उसने कुछ 100 स्टॉक्स ले लिए, ठीक है। इसके लिए हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं अपना, जो कि ऑलरेडी खुला हुआ है। तो उसने $150 के 100 शेयर्स लिए, ठीक है। तो यानी कि उसको टोटल शेयर्स कितने के पड़े, $15,000 के, ठीक है। अब वो जो $15,000 के जो शेयर्स थे वो कितने के बिकेंगे वहाँ पर, 100 पाउंड का $1 शेयर बिकेगा, ठीक है। और यहाँ पर रेट क्या चल रहा है हमारा 1.5300, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें डॉलर्स में, मतलब पाउंड में, तो हमको जो है वो 1.5300 एक पाउंड देना पड़ेगा, सॉरी $1 देना पड़ेगा 1 पाउंड को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। चलें एक काम करते हैं, इसको जो है एक और दफ़ा करते हैं, ठीक है।
अब एक आर्बिट्रेजर एक बंदा है, ठीक है, जिसने क्या किया, उसने जो है वो न्यूयॉर्क में रहता है बेसिकली, ठीक है, न्यूयॉर्क अब या अमेरिका में रहता है। उसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से ABC कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए। एक शेयर जो उसको $150 का मिला, मैं बार बार रुपीज़ क्यों कह रहा हूँ, $150 का मिला था, ठीक है। उसने कितने शेयर्स खरीदे, वो उसने 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है, यानी कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, $15,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की, और उसने कितने शेयर्स खरीदे, 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है। अब ये 15,000 वर्थ ऑफ शेयर्स जो है वो 100 शेयर्स लेकर गया वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है। और वहाँ पर जब वो शेयर्स उसने 100 शेयर्स बेचे तो उसको कितने पर शेयर कितना पाउंड मिला, 100 पाउंड मिला, ठीक है, 100 पाउंड मिला उसको पर शेयर। और उसने कितने शेयर्स बेचे, 100 शेयर्स बेचे, ठीक है। उसने सेल किए 100 शेयर्स जो वो लेकर आया था अपने USA से, अमेरिका से लेकर आया था, उसने 100 शेयर्स बेच दिए और उसको पर शेयर जो है उसका $100 में बिका, बस $100 में बिका, ठीक है। यानी कि उसको टोटल कितने पाउंड्स मिले, 10,000 पाउंड्स मिले। अब वो जब अमेरिका जा रहा था तो उसने ये 10,000 पाउंड्स कन्वर्ट कराए, ठीक है। पर पाउंड की वर्थ कितनी है, $1.5300, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे $1.5300 से, ताकि हमें पता चले कि उसको जब उसने पाउंड्स को कन्वर्ट किए डॉलर्स में तो उसको कितने डॉलर्स मिले, 1.5300, ठीक है। तो जब उसने पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट किए तो उसको कितने मिले, 15,300 पाउंड्स। अब याद करो कि जब वो लेकर गया था, जब उसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में परचेज किए थे 100 शेयर्स, तो उसको कितने के पड़े थे, उसको पड़े थे 100 शेयर्स 15,000 के। जब उसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो 100 शेयर्स सेल किए तो उसको कितने मिले, $15,300, ठीक है। यानी कि जब आप इसको माइनस कर दो उसमें से 15,000 जो उसने इनिशियली इन्वेस्टमेंट की थी, तो यानी उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, $300 का, ठीक है। अब देखो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मतलब कम मिलती है और ये अनरियलिस्टिक होती है, क्योंकि डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई जो कि चलता रहता है। क्या पता जब वो लंदन जाए और वहाँ पर जो कि प्राइसेस जो है वो 100 पर शेयर 100 पाउंड से अबव चली जाए, ज़्यादा हो जाए, फिर तो उस सूरत में उसको लॉस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक ट्रांजैक्शनल फ़ीस भी आ रही होती है, ठीक है। अगर आप जो है बिग बैंक्स हो तो आपको इतनी ट्रांजैक्शनल फ़ीस नहीं पड़ती, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर को ट्रांजैक्शनल फ़ीस काफ़ी भरनी पड़ती है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।